नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश मिश्रा। आपका आपकी कहानी में स्वागत है। आपकी कहानी ऐसे लोगों की कहानी है जिन्होंने अपने लाइफ में स्ट्रगल करके एक मुकाम हासिल किया। आज हमारे बीच में श्री आशीष नीरज जी हैं और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आपका स्वागत है आशीष नीरज जी। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश मिश्रा सर। अगर आप अपनी कहानी यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो आप इसको लाइक करें। अगर लाइक कर चुके हैं तो शेयर भी करें और अपने लोगों को मोटिवेट करें, स्पेशली अपने बच्चों को मोटिवेट करें कि सुने, ताकि इससे जो है हमें कुछ उनको कुछ सीख भी मिले। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे सभी सक्सेसफुल लोग हैं जो एक असफलता से सफलता के कैटेगरीज में आए हैं। तो आशीष जी, आपकी कहानी है तो प्लीज आप शेयर करें। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजेश मिश्रा सर कि आपने मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया। और जो आपका जो थीम है वो बहुत उपयोगी है, जो कि यंगस्टर्स के लिए, जो कि किस तरीके से आगे लाइफ में बढ़ा जाए। अगर असफलता आती भी है तो आप मोटिवेट होके कैसे आगे बढ़े, तो इसके बारे में मैं पहले अपने बारे में बताना चाहूंगा कि मेरा नाम आशीष नीरज है। पेशे से मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। गांव मेरा सरहद है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में। मेरे दादाजी स्वर्गीय जटाशंकर दास थे और नाना जी स्वर्गीय सत्यनारायण दास थे। अब मैं अपनी पृष्ठभूमि जो है, मैं बिहार से आता हूँ। तो सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूंगा कि 10th तक की मेरी पढ़ाई सरकारी स्कूल से हुई। सरकारी स्कूल से हिंदी मीडियम से मैं पढ़ा हूँ। क्लास 6 में पहली बार हमें इंग्लिश पढ़ाया जाता है। बिहार के सरकारी स्कूलों में जो पहले व्यवस्था थी, इंग्लिश का जो सब्जेक्ट होता है वो इंट्रोड्यूस ही क्लास 6 में किया जाता था हमारे टाइम में। तो हम लोग फुल्ली हिंदी मीडियम से 10th के बाद मैं दिल्ली आया। लेकिन आपको जब अपना करियर बनाना है, आप अच्छे गोल सेट करते हैं, तो जितनी जल्दी आप अपने करियर को डिसाइड कर लेंगे वो आपके लिए अच्छा है। मुझे सीए बनना है। मुझे एक वाकया याद है। जब मैं क्लास 6 में था, उस समय में एक पटना डिस्ट्रिक्ट जीके कंपटीशन में मुझे एक प्राइज मिला था। वहां पे स्टेज पे मुझसे पूछा गया था कि आप क्या बनना चाहते हैं। 95-96 की बात होगी, 1995-96 की। उस समय में सारे लोग बोलते थे कि इंजीनियर, डॉक्टर बनूंगा, आईएएस बनूंगा। मैं सिर्फ एक सिंगल पर्सन था जो उस समय में मैंने बोला था कि मैं सीए बनूंगा। तो सीए करना मेरा गोल है, ये मेरे माइंड में क्लियर था। फिर मैंने पता किया सबसे कॉमर्स की अच्छी पढ़ाई कहाँ होती है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय में होती है। तो इसीलिए 10th के बाद मैं दिल्ली आ गया। +2 स्कूल नोएडा में आरडी पब्लिक स्कूल है, वहां से किया। और उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन और सीए की जर्नी स्टार्ट हुई। तो आरडी पब्लिक स्कूल नोएडा से किया, उसके बाद जी फिर आपने बैचलर कहाँ से किया? हाँ, मतलब 10th, देखिए 10+2 मैंने नोएडा आरडी पब्लिक से किया। उसमें भी मतलब जो मैं अपने जो हमारे दोस्तों हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि मैं एक हिंदी मीडियम का बच्चा था, दिल्ली में आया। अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो 11-12 2 साल में मैंने एक बार भी किसी टर्म एग्जाम में भी मैं सेकंड नहीं आया। थ्रू आउट 11th से लेके 12th के बोर्ड तक के रिजल्ट तक में मैं हमेशा फर्स्ट रैंक लाता रहा। मैं 12th में अपने स्कूल का हेड बॉय बना, जबकि उससे पहले प्रथा थी कि जो बच्चे 5-10 साल से स्कूल में हैं उनको हेड बॉय बनाया जाता था। लेकिन मैं 2 साल के अंदर ही, 1 साल के बाद ही, 11th के बाद ही मैं 12th में हेड बॉय बन गया था। तो अगर आप में जुनून है कुछ करने का, तो आप कम समय में भी एकदम आप अपने जोन से बाहर निकल के भी कर सकते हैं। फिर मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज है, वहां पे मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। कॉमर्स में एडमिशन लिया चूंकि कॉमर्स मुझे करना था। और उसके साथ ही, ग्रेजुएशन के साथ ही, सेकेंड ईयर में आते आते मैंने सीए इंटर में भी एडमिशन ले लिया था। सीए का जो कोर्स होता है। तो इस तरीके से उसके बाद फिर मैंने अपनी जो सीए इंटर की पढ़ाई है वो भी साथ कर रहा था मैं, और ग्रेजुएशन में, दोनों चीजें मैं एक साथ लेके चल रहा था। तो निश्चित रूप से आप ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं, क्योंकि लोग सीए इंटर करते करते भी उनको 2 साल तो लग ही जाता है जनरली, एक एवरेज लोगों को।
तो आप जी निश्चित रूप से एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। तो आप जब ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, तो कहाँ आपने असफलता का स्वाद चखा? देखिए, असफल कहाँ हुए? जी सीए में ही, सीए के इंटर में मुझे भी एक बार असफलता मिली थी और फाइनल में भी एक बार असफलता मिली थी, क्योंकि सीए में क्या होता है, जो ग्रुप्स क्लियर करने होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि हम बोथ ग्रुप देते हैं, बट एक ग्रुप में हो गया क्लियर, दूसरा ग्रुप नहीं हुआ, तो दूसरी ग्रुप मैंने अगली बार किया। तो जब पहले बार मुझे मेरे साथ ऐसा सीए इंटर में हुआ, तो मुझे बहुत बड़ा झटका लगा था, क्योंकि कभी भी स्कूल कॉलेज हर जगह फर्स्ट, मतलब फर्स्ट रैंक को रैंक होल्डर्स में रहने की आदत थी, और सीए में जब इस टाइप की चीज हुई मेरे साथ कि हाँ मैं 4 नंबर से मेरा दूसरा ग्रुप निकलने से रह गया इंटर में, तो वो मेरे लिए एक झटका था। बट हाँ, वहां पे मैंने अपने सीनियर से बात की, मेरे मामा जी जो खुद सीए हैं उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मेरी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान मेरे मामा जी का गाइडेंस रहा है। तो उसके बाद मैंने अपने फिर से खुद को सेल्फ मोटिवेट किया कि हाँ, अब मुझे, क्योंकि जो सीए इसमें एक जो सबसे बड़ा मोटिवेशन की जरूरत होती है कि 6 महीने पे आपका एग्जाम होता है, मान लीजिए मई में और नवंबर में। अगर आपने मई का एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट आते आते जुलाई हो जाता है। जुलाई में अगर आपको पता चल रहा है कि आपका ये ग्रुप नहीं क्लियर हुआ, तो फिर आपको अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 मंथ ही बचते हैं अगले अटेम्प्ट की तैयारी के लिए। तो वहां पे मैंने एक मूल मंत्र जो मैंने अपने आप में के लिए लिया था कि अ, महाभारत महाभारत की जो पूरी लड़ाई है वो 17 दिनों में लड़ी गई थी। तो मैंने अपना जो मोटिवेशन बनाया कि 17 दिनों में महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी, और मेरे पास 90 दिन के करीब है, तो 17 25 85, मेरे पास 5 महाभारत जैसा इतिहास लिखने का समय है। ठीक है, तो इस चीज को मैंने मोटिवेशन लेके एक एक दिन एक एक मिनट के वैल्यू देते हुए वो अपनी तैयारी की। इस चीज में मैं, जो हमारी यंग जनरेशन है उनको मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि जब आप सीए के तरीके के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आप समय का वैल्यू दीजिए। और समय का वैल्यू आप कैसे दे पाएंगे, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अगले 10 दिनों में आपको क्या पढ़ना है, किस समय क्या पढ़ना है, वो आप पहले 10 दिन पहले नोट कीजिए कि 3 तारीख को मुझे सुबह में ये पढ़ना है, दोपहर में ये पढ़ना है, शाम को ये टॉपिक पढ़ना है। उससे क्या होगा कि भगवान न करे आपको अचानक कोई जरूरी काम आ गया किसी दिन, तो अब आपकी डायरी में तो अगले 10 दिन का प्लान नोटेड है। अगर आपको किसी दिन आधे दिन के लिए कोई जरूरी काम आ गया, तो वो चीज आप नहीं पढ़ पाएंगे, तो वो वहां पे कट हो जाएगा। तो इससे क्या है कि बाद में चौथे दिन पांचवें दिन जाके आपको उस समय का वैल्यू पता रहेगा कि नहीं, मुझे कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा किसी दिन 2 घंटे पढ़ के वो टाइम मैनेज करना है। लेकिन अगर आप उस चीज को पहले से नोट डाउन नहीं कर रहे हैं, तो आपको आपका जो समय लॉस्ट होता है किसी भी रीजन से, वो नहीं पता चलेगा। तो सबसे बड़ी चीज है कि आपको वैल्यू ऑफ टाइम जो है वो समझना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। अभी तक तो मैं जानता था कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन टाइम प्लानिंग भी एक इंटेलिजेंस का ही पार्ट है कि बिल्कुल आप कैसे मैनेज कर पाते हैं। और जर्मनी में तो हमने यही सीखा है कि हर चीज आप जो भी करना चाहते हैं पहले पेपर पर लिखें, और बिल्कुल पेपर के वैल्यू है इंस्टेड ऑफ के बात की भी वैल्यू है, लेकिन पहले अगर आप पेपर पे रखेंगे तभी बात की वैल्यू बनेगी, नहीं तो बिना पेपर की बात की वैल्यू नहीं। जी और अ, एक तो इंटरमीडिएट में आपने असफलता का स्वाद चखा, और कहीं आपके जीवन में कहीं इस तरह का असफल हुए, और नहीं ऐसे आया। ऐसे टाइम पे असफल हुए जो आपको लगा कि ये बहुत हार्ड टाइम है जीवन में, और आप फिर उस हार्ड टाइम को कैसे आपने ओवरकम किया? देखिए, मतलब सीए इंटर के बाद फिर मैंने फाइनल में एडमिशन लिया, तो एक बार मुझे इंटर में झटका लगा था। फिर मैं फाइनल करके मैंने तैयारी की, आर्टिकलशिप कर किया। हम लोग को आर्टिकलशिप सीए में करना होता है, तो 2 2 2.5 साल के आर्टिकलशिप के साथ आपको जब फाइनल की तैयारी करनी होती है, तो वो भी एक, चूंकि दोनों में बैलेंस बनाना, सुबह 10 से 5 आप ऑफिस कर रहे हैं, उसके बाद आपको अपनी तैयारी करनी होती है, तो ये एक थोड़ा मुश्किल काम था। बट फाइनल में फिर मेरे साथ वही हुआ, पहले एक सेकंड ग्रुप निकला, बाद में फर्स्ट ग्रुप निकला। तो वो जो जब सेकंड ग्रुप निकला उसमें मैं मुझे फिर एक अटेम्प्ट जो मेरा अनसक्सेसफुल रहा, तो वहां पे मुझे झटका लगा था। लेकिन हाँ, तो मैंने बस अपने आप में इसी चीज को डिटरमाइन किया हुआ था कि नहीं, अगर मुझे, मैं
अगर मान लीजिए कि सीए में 50% मार्क्स में कोई बच्चा पास हो जाता है, तो मेरे मन में यही था कि अगर मैं 196 ला सकता हूँ, 200 मेरा पास मार्क्स है, और मैं 196 ला सकता हूँ तो मैं 200 भी ला सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, ये होता कि मैं 150 140 पे हूँ तब तो फिर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन अगर मेरे माइंड में क्लियर था कि अगर मैं 196 ला सकता हूँ, 197 ला सकता हूँ, तो 200 भी ला सकता हूँ। बस थोड़ा सा स्मार्ट वर्क की जरूरत है। और यहाँ मैंने जो एक जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस समझा अपने सीनियर से बात करके, कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क बहुत लोग करते हैं, बट अगर आप हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करें तो फिर आपके सक्सेस की चांस बढ़ जाते हैं। हाँ, क्योंकि ब्रेन, देखिए ब्रेन जो आईटी करता है उसका भी इतना ही ब्रेन रहता है, और जो सीए करता है वो भी, और जो ग्रेजुएशन नॉर्मल मजदूर है सबका ब्रेन तो इतना ही बड़ा है। बस उस ब्रेन को हम यूज कैसे करते हैं उस पे है। तो मैंने स्मार्ट वर्क करने की कोशिश की, और उसके बाद फिर जब मैंने पूरे अच्छे प्लानिंग के साथ की तो मैं सीए बन गया। आप सबका आशीर्वाद से जी। तो ये बहुत अच्छा आपने एक टर्म यूज किया, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है। और ये आपका इंटरव्यू लोगों के लिए एक मेंटरशिप का काम करेगा, जो स्पेशली सीए के फील्ड में काम कर रहे हैं। तो अब तो आप सीए हैं, सफल भी हो गए, आपकी जो इच्छा थी। इस सफलता के बाद भी जो है काफी डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है, और स्ट्रेस का, डिप्रेशन सब मैं नहीं कहूँगा, तनाव का स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। तो क्या कभी सीए बनने के बाद से लेकर अभी तक कोई कभी एक ऐसा फेज आया जिसमें आप बहुत तनावित रहे हों और लग रहा हो कि कुछ दिख नहीं रहा है, और अगर ऐसा हाँ, तो कैसे आपने उस सिचुएशन को डील किया? देखिए, मैं अपने बारे में एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं सीए बनने के बाद भी आज तक मैंने कोई इंटरव्यू फेस नहीं किया, कोई जॉब इंटरव्यू फेस नहीं किया। तो मेरे माइंड में क्लियर था बहुत पहले से कि मैं सीए करने के बाद मैं अपना काम करूंगा, अपना एक प्रोफेशन करूंगा। मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की, बट प्रैक्टिस के साथ साथ मैंने कुछ बिजनेस वेंचर्स भी ट्राई किए। तो जब मैंने बिजनेस वेंचर्स ट्राई किए, तो मतलब 2010 में मैं सीए बन गया था। तो फर्स्ट 4 ईयर में मैंने दो अलग अलग, एक मैंने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के फील्ड में और दूसरा कुछ ऑटोमोबाइल फील्ड में, मेरा प्रैक्टिस साइड बाय साइड चल रहा था। अपना ध्यान बटाने की कोशिश की और उसमें बढ़ने, तो उसमें मुझे कुछ सक्सेस शुरुआत में मिला, बट अल्टीमेटली वो दोनों बिजनेस जो है फाइनली नहीं चल पाए। तो जब वो नहीं चल पाए थे तो उसमें मुझे फिर से थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गया था। 1 साल 1.5 साल मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा सा बीच में फंस गया हूँ। बट उसके साथ ही मैंने फिर उस समय में 2014 की बात है कि जीएसटी के बारे में बात चलने लग गई थी कि अब जीएसटी लॉन्च होने वाला है, इंडिया में आने वाला है। तो मैंने इस चीज को 2015 में मैंने अपना एक प्लान कर लिया कि नहीं ठीक है, अब मेरा बिजनेस फेलियर्स हुआ है उस चीज पे मैं ध्यान नहीं दूंगा, और मैं जीएसटी में मैंने सोचा कि मैं खुद को साबित करूं। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इंडिया में आए। तो अ, उससे पहले मैंने लगभग 49 अलग अलग सेमिनार अटेंड किए थे इस जीएसटी को समझने के लिए, ताकि जिस दिन जीएसटी इंडिया में आए उससे पहले मेरी नॉलेज जो है, मेरे जो फ्रेंड सर्किल है उन सब के कंपैरिजन में ज्यादा हो। तो मैंने जीएसटी पे बहुत काम किया, और भगवान की दया से मैंने फिर आज के डेट में जो जीएसटी के जाने माने लोग हैं उनमें मेरी गिनती होती है। मैंने काफी जीएसटी पे लेक्चर दिया है, क्लासेस ली हैं जीएसटी पे। आज मैं जो इंडिया के बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनके कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहा हूँ। एक और चीज मैं बता देना चाहूंगा कि जैसे हम मान लीजिए कि आपकी एक कंपनी है, आपने मुझे एज सीए अपॉइंट कर लिया कि आशीष जी आप मेरी कंपनी का ऑडिट कीजिए। तो चूंकि अब क्या होता है कभी कभी कि मेरी आपसे जान पहचान है, तो मैंने आपका ऑडिट तो कर दिया, आपने जो भी चीज कहा कि ठीक है ये प्रॉफिट रख रहे हैं ये, तो मैं आपसे जान पहचान के चलते मान लीजिए मैंने कर दिया। बट कभी कभी गवर्नमेंट को डाउट होता है कि नहीं, इन्होंने जो ऑडिट किया है और इन्होंने जो बैलेंस शीट दिया है
हमें लगता है कि ये पूरा प्रॉपर ठीक नहीं है, तो नॉर्मली गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो है उसको चेक करते थे। बट जीएसटी में एक स्पेशल प्रोविजन आया, स्पेशल ऑडिट का, यानी गवर्नमेंट को अगर लगता है कि किसी कंपनी के अकाउंट्स में प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट सीएज को इम्पैनल करेगी और फीस गवर्नमेंट देगी, और वो कहेगी कि इस कंपनी का आप मेरे लिए ऑडिट करो। तो वो जो स्पेशल ऑडिटर का सबसे पहले दिल्ली ऑडिट की तरफ से पैनल हुआ, तो उसमें भी मुझे फर्स्ट पैनल में रखा गया। 5 कमिश्नर्स ने एक साथ बैठ के इंटरव्यू लिया था, तो उसमें एज स्पेशल ऑडिटर में अपॉइंट हुआ। तो ये मेरे लिए एक अचीवमेंट था कि हाँ, मैं जिस चीज में काम करना चाहता था उसमें मैंने काम किया। बहुत बहुत बधाई हो। एक तो आप मिथिला के हैं, और दूसरा बिहार, और तीसरा ग्लोबल इंडियन है ना। तीनों में के तौर पे आपकी गिनती है, और तीनों के तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई है। और श्योर के आपकी कहानी सुन करके जो हमारे यंग हैं, यूथ हैं, जो भी किसी भी तरह का कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में ये बात तो आई होगी कि हमें जो है हार्ड वर्क नहीं करना, हमें स्मार्ट वर्क करना है। और दूसरा, क्लैरिटी रखनी है कि हमें क्या करना है, और हर चीज को पेपर पे नोट करना है कि आपको कैसे प्लानिंग करनी है। और इसके बावजूद भी जो है आप असफल होंगे, लेकिन अगर आप असफल हो गए तो आपको यहाँ पर मेंटरशिप की जरूरत है। तो आप मेंटरशिप लें, अपने सीनियर से बात करें। और अगर किसी वजह से आप अपने सीनियर से बात नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस यूट्यूब पे यहाँ पे लिखें, और आपका अगर सीए से रिलेटेड बात है तो आशीष जी आपको मेंटर करेंगे, आपके बात को रिप्लाई करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशीष नीरज जी, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सुना। आप इसको फिर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फीडबैक दें। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।